मैकियावेली एक नाम और सुनते ही दिमाग में क्या आता है? चालाकी, धोखेबाजी और एक बेरहम सियासत की दुनिया, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये नाम हमेशा से बुराई का दूसरा नाम था? तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये मैकियावेलियन होने का मतलब आखिर है क्या। फिर चलेंगे उसके दौर में, जहाँ चारों तरफ बस उथल-पुथल थी। उसकी मशहूर किताब द प्रिंस को भी खंगालेंगे। और हाँ, उसके 2 बड़े आइडिया, वर्च्यू और फॉर्च्यूना, इनको भी समझेंगे। फिर कहानी में आएगा एक ट्विस्ट, मैकियावेली का एक दूसरा ही चेहरा देखेंगे। और आखिर में ये बड़ा सवाल उठाएंगे कि क्या हम उसे वाकई मॉडर्न पॉलिटिक्स का जनक कह सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जब कोई कहता है कि फलाना नेता तो बड़ा मैकियावेलियन है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, आज की भाषा में इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो चालाक हो, साजिशें करता हो और अपने मकसद को पूरा करने के लिए सही गलत की परवाह बिल्कुल ना करे। मतलब ये एक तरह की गाली बन गया है ना? ऐसा लेबल है जिसे कोई भी पॉलिटिशियन अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस इंसान के नाम से ये शब्द बना, क्या वो सच में इतना ही बुरा था, या कहानी कुछ और है जो हमें बताई नहीं गई? और इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, मैकियावेली के जमाने में। हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण काल के इटली की। और यकीन मानिए, वो दौर पूरी तरह से उथल-पुथल और अराजकता से भरा हुआ था। मैकियावेली ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। वो फ्लोरेंस शहर में रहता था। उसने एक नए-नए बने रिपब्लिक के लिए एक डिप्लोमैट के तौर पे काम किया। लेकिन फिर उसने उसी रिपब्लिक को तबाह होते देखा, अपने दुश्मनों को, मेडिची परिवार को वापस पावर में आते देखा, और फिर उसे गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया और अपने ही शहर से बाहर निकाल दिया गया। असल में सिर्फ फ्लोरेंस ही नहीं, पूरा का पूरा इटली उस वक्त एक बीमार देश जैसा था। सोचिए, देश 5 बड़े-बड़े राज्यों में बटा हुआ, और ये सब आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। अंदर ही अंदर साजिशें, धोखाधड़ी, ये सब आम था। करप्शन का तो ये हाल था कि चर्च तक में फैला हुआ था। और ऊपर से फ्रांस और स्पेन जैसी बड़ी ताकतें थीं जो इटली को एक आसान शिकार समझती थी। अब इसी माहौल को, इसी बीमारी को देखकर मैकियावेली ने इसका इलाज सुझाया, और वो इलाज था उसकी सबसे मशहूर और सबसे बदनाम किताब द प्रिंस। आप इसे एक तरह से पावर हासिल करने और उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखने की एक रूल बुक कह सकते हैं। और यहीं पर मैकियावेली ने उस समय की सोच पर जैसे एक बम फोड़ दिया। सदियों से क्या कहा जा रहा था कि राजा को नेक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। मैकियावेली ने कहा नहीं, एक शासक को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, उसे ये देखना होगा कि दुनिया असल में कैसी है। उसने कहा कि लोग आपसे प्यार करें, इससे कहीं ज्यादा सेफ ये है कि लोग आपसे डरें। और सबसे बड़ी बात, उसने पॉलिटिक्स को नैतिकता से पूरी तरह अलग कर दिया। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि मैकियावेली की नज़र में इंसान का स्वभाव ही स्वार्थी, लालची और मौकापरस्त होता है। उसकी यही कड़वी सोच उसकी पूरी फिलॉसफी का बेस है। और इस सोच को उसने अपनी एक बहुत ही सीधी और कहें तो क्रूर लाइन में समझा दिया। उसने लिखा, लोग अपने पिता की मौत को ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं बजाय अपनी ज़मीन जायदाद के नुकसान के। तो ऐसी दुनिया में, ऐसे इंसानों के बीच एक लीडर कामयाब कैसे हो? इसके लिए मैकियावेली ने 2 सबसे ज़रूरी हथियारों या औजारों की बात की। पहला है फॉर्च्यूना। इसका सीधा सा मतलब है भाग्य या किस्मत। मतलब वो सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे कोई अचानक आई बाढ़, कोई एक्सीडेंट या बस बैड लक। मैकियावेली का मानना था कि हमारी जिंदगी के आधे हालात तो ये फॉर्च्यूना ही तय करती है। लेकिन जो बाकी का आधा हिस्सा है, वो किसके हाथ में है? वो है वर्च्यू के हाथ में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ वर्च्यू का मतलब वो किताबी अच्छाई या नेकी नहीं है। मैकियावेली के लिए वर्च्यू का मतलब था स्किल, हिम्मत, मजबूत इच्छा शक्ति और सबसे जरूरी, हालात को देखकर फौरन एक्शन लेने की काबिलियत। इस पूरी लड़ाई को समझाने के लिए मैकियावेली ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया। उसने कहा, फॉर्च्यूना को एक उफनती हुई विनाशकारी नदी की तरह समझो, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगी। लेकिन वर्च्यू क्या है? वर्च्यू वो बांध और नहरें हैं जो एक समझदार लीडर बनाता है, ताकि वो उस नदी की ताकत को काबू कर सके और उसे अपनी मर्जी की दिशा दे सके।
अच्छा, अगर कहानी सिर्फ यहीं तक होती तो मैकियावेली की इमेज बस तानाशाहों को सलाह देने वाले एक गुरु की ही रह जाती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि द प्रिंस लिखने के दौरान ही मैकियावेली एक और किताब लिख रहा था। एक ऐसी किताब जो उसकी सोच का एक बिल्कुल बिल्कुल ही अलग पहलू हमारे सामने रखती है। और यही सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ द प्रिंस, जो एक तरह से मुश्किल वक्त के लिए एक डिक्टेटर की हैंडबुक है, वहीं दूसरी तरफ उसकी किताब डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, जो रिपब्लिक यानी गणतंत्र की जोरदार वकालत करती है। इस किताब में मैकियावेली साफ साफ कहता है कि अगर लंबे समय तक देश को स्थिर और महान बनाना है तो एक रिपब्लिक जहां आम नागरिक सरकार में हिस्सा लेते हैं, किसी भी तानाशाही से लाख गुना बेहतर है। तो सवाल फिर वही, मैकियावेली था क्या, तानाशाहों का गुरु या फिर रिपब्लिक का हिमायती? जवाब है, वो एक रियलिस्ट था, एक यथार्थवादी। वो समझता था कि जब देश संकट में हो तो कड़े और शायद बुरे दिखने वाले फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन उसका असली आइडियल, उसका सपना एक आज़ाद रिपब्लिक का ही था। और शायद यही बात कि हालात के हिसाब से पॉलिटिक्स को समझना उसे मॉडर्न पॉलिटिकल सोच का जनक बनाती है। तो उसने बदला क्या? मैकियावेली वो पहला बड़ा थिंकर था जिसने कहा कि पॉलिटिक्स को धर्म और किताबी नैतिकता से अलग करके देखो। उसने राजनीति को एक साइंस की तरह देखा, एक ऐसा खेल जिसके नियम हैं और जिसे आप भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से, इतिहास को पढ़कर और असलियत को देखकर ही समझ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा तर्क ये था कि एक देश के लिए, एक स्टेट के लिए सबसे बड़ी नैतिकता उसका जिंदा रहना और उसकी सफलता है, बस। और देखिए, 500 साल गुजर गए, लेकिन मैकियावेली आज भी उतना ही रेलेवेंट है। उसकी बातें आज भी हमें परेशान करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर रोज कोई नया संकट खड़ा हो जाता है, जहां देशों के बीच एक बेरहम कंपटीशन चल रहा है, क्या आज की पॉलिटिक्स भी बस वर्च्यू और फॉर्च्यूना का, यानी स्किल और किस्मत का ही खेल बनकर नहीं रह गई है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको आज भी मैकियावेली की किताबों में ही ढूंढना पड़ेगा।